सरकार का काम है न्यायालय के कार्यों का जो है अवलोकन करके उसको प्रोटेक्शन देना, ताकि किसी भी तरह के न्यायालय के कार्य में बाधा उत्पन्न न हो। लेकिन ये सरकार चाहती है कि देश में दंगा हो, उपद्रव हो, हिंदू मुसलमान हो, इसलिए वो सतर्क रहती है कि कब ऐसा मौका मिले कि तत्काल हम इस तरह का एजेंडा अपना जनता के सामने लाएं। देश चला रहे नौकर काम कैसे कर सकते? वो नौकर का काम कर रहा है, इसलिए को बिक चुका है। बिका हुआ व्यक्ति हमारे देश का पीएम बना है। अच्छा, इतने भारत को पीएम है, ये प्रमाणित करता है। दर्जा दे रहे हैं। 2014 से पहले अडानी की क्या स्थिति थी दुनिया में? सत्ता में चोर लोग बैठे हैं और चोरी करना इनका काम है, और इनको सत्ता में बने रहने के लिए चोरी से ईवीएम सबसे बड़ा हथियार मिल गया है। होते तो जीतते कैसे? इसीलिए तो मैं बता रहा हूँ, चोर हो तो जीत के जाते। आज चोर के पास ही 3 बार से सरकार बनती चली जा रही है। 3 बार, और उस समय से ही मैं ईवीएम के ऊपर जो है प्रश्न खड़ा कर रहा हूँ। और जगह पे आप लोगों को सीटें निकल जाती हैं, सपा की सीटें, बसपा की सीटें, तो ईवीएम खराब नहीं होता है वहाँ पे? बिल्कुल, वो एक फिर कैसे निकल जाती? वो एक व्यवस्था निकलना होता तो सारी सीटें निकलती। वो एक देखिए, चोर जो होता है, चोरी करता है तो छुपाने के लिए कुछ व्यवस्था भी अपनी रखता है। नमस्कार मित्रों, मैं संतोष आप सभी का स्वागत करता हूँ भारत न्यूज़ में। संभल की जो घटना हुई है इतने दयनीय है, आप लोग को पता भी होगा, बहुत दिनों से खबरें आप लोग देख भी रहे होंगे कि जो मस्जिद और मंदिर को लेकर के जिस तरीके से घटनाएं बढ़ी, और यह सिर्फ एक मात्र अब छोटी घटना नहीं रह गई है, एक बड़ा रूप धारण करती है। क्योंकि इससे पहले वहां पे सर्वे की टीम भेजा गया था, सर्वे चला, ये कहा गया कि जिस जगह पे मंदिर, जिस जगह पे मस्जिद बना हुआ है वहां पे हरियर मंदिर है, जो कि बाबर ने तोड़वा करके मस्जिद बनवा दिया। तो इसके पक्ष में जो भी हिंदू समुदाय के लोग हैं उन्होंने याचिका डाली। याचिका संभल के चंदौली कोर्ट में पड़ी, पास भी वो याचिका हो गई, और फिर तब टीम वहां पहुंची सर्वे करने। सर्वे चल ही रहा था कि जो दूसरे पक्ष वाले लोग हैं वहां से पत्थरबाजियां हुई, आगजनी हुई, और धीरे धीरे एक बहुत बड़ा आक्रोश का कारण बन गया, जिसमें 4 लोगों की जान भी गई है। और इसमें बहुत सारे बयान भी आए, पुलिस की तरफ से भी अपने पक्ष आए, और इस पे अखिलेश यादव जी का भी बयान आया। हम लोग इसी पे चर्चा करेंगे। अभी फिलहाल हम लोग इस पे चर्चा करने के लिए, जो कि एक समाज सेवी हैं, समाज के लिए काम करते रहते हैं और जो उठाते रहते हैं, बलवंत सिंह सिकरवार, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत न्यूज़ में। खबरें आपने देखी जी, संभल की जो घटना, जो साफ तौर से दर्शा रहा है कि मंदिर और मस्जिद के लिए घटना, जो कि ये झगड़ा हो रहा है। हालांकि खैर ये कोर्ट का मामला है, कोर्ट अपना जो भी विवरण समझ देगी कि उसमें मंदिर था या नहीं था, मस्जिद है कि नहीं है, वो तो अलग मामला है, कोर्ट अपना राय देगी। लेकिन जिस तरीके से आक्रोश पे आक्रोश बढ़ता चला जा रहा है, ये हुआ कि चलो मामला बड़ा है तो शांत धीरे हो जाएगा, लेकिन उसमें 4 लोग की जान गई है। इसके विषय में आपकी क्या राय है, क्या कहना चाहेंगे इसके विषय में? पहले सर्वप्रथम आपके चैनल को सुनने वाले लोग, जितने भी लोग हैं, मैं उनका तहे दिल से स्वागत करता हूं, और आपका भी स्वागत करता हूं कि आप इस ज्वलंत मुद्दे को लेकर के कम से कम सचेत तो हैं, एक सवाल तो खड़ा कर रहे हैं जनता के बीच में। जनता के लिए जो आवाज़ होनी चाहिए उसको आप उठाने का काम कर रहे हैं, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। देखिए, ये राजनीति है, और राजनीति में एक पक्ष जो सिर्फ धर्म के मुद्दे को लेकर के चलने का काम कर रहा है, और उसका सिर्फ एक ही छुपा हुआ एजेंडा है। वो अपने आप को सामने खड़ा होकर के सिर्फ वो ये नहीं बोल सकता कि मैं सिर्फ हिंदू की राजनीति करता हूँ, लेकिन उसका एजेंडा एकदम छुपा हुआ है, लोगों के सामने खुला एजेंडा है, लेकिन इंटरनल वो छुपाना चाहता है, मंच पे वो आकर के नहीं बोलना चाहता है, इसलिए कि ये हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान की संविधान, आज संविधान दिवस भी है। इस संविधान दिवस पे मैं लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, जिस संविधान के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, भारत की जनता लड़ रही है। और ये जो लोग हैं आज सत्ता में बैठे हुए, इस संविधान को समाप्त करने की इनकी हमेशा से ये सोच रही है, शुरू से ही जिस दिन ये संविधान लागू हुआ
उसी दिन से इस संविधान का विरोध किया गया। तिरंगा हमारा, जिसको भारत की शान, आन बान शान के रूप में हिंदुस्तान का एक बच्चा भी देखता है और उसके लिए अपने प्राणों की निछावर करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। लेकिन ये वो ऐसे तत्व हैं जो उस तिरंगे को अपने पैरों तले कुचले जिस दिन ये तिरंगा लागू हुआ। और उसका जीता जागता प्रमाण है कि नागपुर में इस आरएसएस का कार्यालय है, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जिस विचारधारा की मैं बात कर रहा हूँ, जो विचारधारा आज देश पे सत्ता में काबिज है, सेंटर में भी और हमारे उत्तर प्रदेश में भी वही विचारधारा काम कर रही है। यहाँ लड़ाई विचारधारा की चल रही है। इन लोगों का छिपा एजेंडा यह है कि इस संविधान को खत्म करके मनुस्मृति को लागू किया जाए। और मनुस्मृति में वही सारी चीजें हैं जिसमें जाति पात धर्म संप्रदाय जोड़ा गया है और सिर्फ हिंदुत्व की बात की जाए, हिंदू की बात की जाए, ये मनुस्मृति में है। मतलब और किसी धर्म की बात नहीं हो, और किसी धर्म की बात नहीं हो। इस हिंदुस्तान में इन लोगों का कहना है कि अगर हिंदुस्तान में रहना है तो हिंदू बन करके रहना पड़ेगा, जबकि हमारा संविधान कहता है कि यहाँ न कोई जाति है, न कोई धर्म है, न संप्रदाय है। सारे लोग जिस धर्म से, जाति से बिलोंग कर रहे हैं, उनको पूरी छूट दी गई है संविधानिक व्यवस्थाओं के तहत कि वो अपने हर कार्य को अपनी इच्छा के अनुरूप कर सकते हैं। मतलब आप सीधे सीधे कह रहे हैं कि जो सरकार है, जितने भी दंगा हो रहा है, अभी भी मामला हुआ था, आपने देखा था झांसी वाला जो हुआ था, संभल वाला हुआ अभी घटना, तो सरकार भी से सतर्क नहीं है, वो भी चाहती है दंगा होते रहे। सरकार सतर्क है, इसलिए सतर्क है कि ये कब कैसे मुद्दे आ रहे हैं उसको गौर करने के लिए हमको सिर्फ एक मुद्दे सामने लाना है। इस कार्य के लिए सरकार सतर्क है। ये मुद्दा क्यों आया? ये तो सरकार का मुद्दा नहीं है, ये न्यायालय का मुद्दा है, पुलिस प्रशासन का मुद्दा है। न्यायालय के आदेश पे पुलिस के लोग, न्यायालय के द्वारा जो भी लोग नियुक्त किए गए हैं उनके द्वारा वो सर्वे किया जाता है। सर्वे रिपोर्ट न्यायालय में जाती, न्यायालय उसका अवलोकन करती और कानून के तहत जो भी बातें होती वो उस पर फैसला देती। सरकार का काम है न्यायालय के कार्यों का जो है अवलोकन करके उसको प्रोटेक्शन देना, ताकि किसी भी तरह के न्यायालय के कार्य में बाधा उत्पन्न न हो। लेकिन ये सरकार चाहती है कि देश में दंगा हो, उपद्रव हो, हिंदू मुसलमान हो, इसलिए वो सतर्क रहती है कि कब ऐसा मौका मिले कि तत्काल हम इस तरह का एजेंडा अपना जनता के सामने लाएं। घटना संभल में हुई, पत्थरबाजियां हुई, आगजनी हुई, हाँ जी, यहाँ तक कि गोलियां भी चली, पुलिस प्रशासन बोल रही है कि हमने कोई गोली नहीं चलाई है। देखिए, उस घटना की वीडियो भी आ गई है, हाँ, और उस वीडियो में हमने देखा है कि पुलिस के लोग राइफल से गोली चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने प्लास्टिक के रिवाल्वर से गोली चला रहे हैं। अब यहाँ से गोली अगर सीने पे लगती तो पता चलता कि वो प्लास्टिक की गोली है कि लोहे की गोली है। लेकिन जब हम देख रहे हैं कि गोली चल रही है, प्लास्टिक की गोली उस पर कहाँ से चलाने का क्या मतलब है? मस्जिद में कौन लोग बैठे थे? मस्जिद में कितने लोग इकट्ठे थे? भीड़ तो बाहर सड़कों पे दिख रही है। जो दंगा कराने के लिए भीड़ प्रायोजित की गई थी पहले से वो भी बिल्कुल इसलिए कि वो सरकार का एजेंडा है। एजेंडे को लागू करने के लिए उस तरह की व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। न्यायालय का अपना काम है, न्यायालय अपना काम करता, पुलिस अपनी काम करती, वह जनता का क्या काम है? अगर अवरोध कोई खड़ा करता तो पुलिस प्रोटेक्शन वहां पे। 4 लोग जो जान गए, उसमें 4 नहीं 5 लोगों की जान गई है। सुबह सूचना के आधार पे 5 फिलहाल जो 3 लोग जान गई थी, अब बढ़ोतरी हो गई है जी। लेकिन उसमें ये बातें सीधे सामने निकल के आई है कि उन लोगों के कट्टे से ही गोली लगी है, ना कि पुलिस प्रशासन के कट्टे से। कुछ भी कहा जा सकता है। जो लोग कट्टा लेकर के खड़ा है, ये सोचने की बात है वो खुद को आत्महत्या क्यों करेंगे?
जो कट्टा लेकर हथियार लेकर के खड़ा है तो दूसरे को मारने के लिए खड़ा है, अपने हथियार लिया है। अपने को सुसाइड करने के लिए नहीं, जो कट्टा लेकर के वैसे जगह पे इकट्ठा है। ये सोचने की बात है और समझने की बात है। आप लोग भी इसको सोचिए और समझिए कि जो व्यक्ति वैसी जगह पे हथियार के साथ जा रहा है वो दूसरे पे आक्रमण करने के लिए जा रहा है कि खुद सुसाइड करने के लिए हथियार लेकर जा रहा है। ये तो पुलिस और प्रशासन, सरकार, इन सारे लोगों का अपनी कुकर्मों को छिपाने का प्रयास है। जो उन लोगों पे इस तरह का आरोप लगा रहे हैं कि कट्टा जो है उन लोगों से खुद ही चल करके और वो मारे गए के 4-5 लोग अपने कट्टे से मर गए। प्रशासन तो कह रही कि हमारी कुछ गलती नहीं है। प्रशासन तो हमेशा कहेगी, कब कहते हैं कि प्रशासन के हमने जो है लोगों को मार दिया है? आपने कभी देखा है, कभी सुना है? इतना आप न्यूज कवर करते हैं, आपके सामने भी घटनाएं घटती है तो पुलिस उसको किस तरीके से जो है जनता के सामने पेश करती है कि मैं तो दूध का धुला हुआ हूँ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट तक दर्शा दी गई उसमें। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का क्या मतलब है? जब कोर्ट में जज लोया जैसे लोगों को मार दिया जाता है। मैं एक सवाल खड़ा करना चाहता हूं, अभी हमारे जो चंद्रचूड़ जी जो चीफ जस्टिस के रूप में सेवानिवृत्त हुए हैं, उनके कार्यकाल में ईवीएम को लेकर के याचिका दायर की गई। चुनाव आयोग विपक्ष की पार्टियों का कोई संज्ञान नहीं ले रहा था। जो जो आरोप इन लोगों ने लगाया अनदेखी करता गया। इसको देख करके लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में अपना याचिका दाखिल किया और सुप्रीम कोर्ट में उस जज से मिलने के लिए हमारे प्रधानमंत्री महोदय उसके घर चले गए। सेटिंग हो गई, चुनाव हो गया, उनका सेवा निवृत्ति भी हो गई, लेकिन उस पर कोई डिसीजन नहीं हुआ। उस पर जो है कोई सुनवाई तक नहीं हुई। इसको आप क्या कहेंगे? इस पे जो संभव जो सारी व्यवस्था मैं इस पे पॉइंट पाऊंगा कि आपके पॉइंट, हाँ मैंने आपकी पॉइंट पाऊंगा, ईवीएम पे भी आऊंगा। लेकिन जो समग्र जैसे घटना घटी तो अखिलेश यादव जी का एक बयान आया, उन्होंने साफ तौर से उसमें कहा है कि जो है कि जब चुनाव हुआ उसके बाद ये दंगा हुआ, ये दंगा भारतीय जनता पार्टी इसलिए करवाई है, सरकार इसलिए करवाई है ताकि जो चुनाव में धांधलियां हुई, जो ईवीएम में धांधलियां हुई हैं, उसको लोग भूल जाए और इसी में लोग लगे फिरे ताकि वो मैटर हम खत्म हो जाए। अखिलेश यादव जी का ये बयान अक्षरशः 101% सत्य है। इसलिए सत्य है, महाराष्ट्र में बीजेपी ने चुनाव लड़ा 152 सीट पे 152 सीट पे और 133 सीट वहां पे जीती है बीजेपी। उससे पहले चुनाव परिणाम आने से पहले वहां बोल दिया गया था कि हमारे जितने भी सांसद आज के डेट में यहाँ पे हैं, अरे विधायक हमारे यहाँ पे हैं विधानसभा में, उसमें से एक भी विधायक चुनाव हारने वाला नहीं है, सभी जीत करके आएंगे। शुरू से जिस तरीके से हरियाणा में वहां का मुख्यमंत्री सैनी बोल दिया था कि आप लोग शांत रहिए, पत्रकारों से बोला था कि आप लोग सवाल बिना मतलब का कर रहे हैं, कल हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार बनने वाली है और आप लोग साथ बैठ करके चाय पीजिएगा। जबकि वही पत्रकार, देश की सारी मीडिया, सारे लोग, सारे सर्वे ये बता रहे थे कि हरियाणा में उनकी सबसे बुरी दुर्गति होने जा रही है। हाँ। देखने से, आप लोगों की रिपोर्टिंग देखने से ये पता चलता था कि उनकी सभाओं में 1000-2000 लोग की भीड़ तक नहीं होती थी। मोदी जी जैसे चुनाव कैंपेनर जिनके पीछे लाखों की जनता खड़ी होती थी, उनकी सभाओं में 1000, 2000, 4000 लोग उपस्थित होते थे और वहां पे सैनी जी का एक एक बात अक्षरशः सही हुआ और पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। इतनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनी कि जब मोदी की पूरे देश में लहर चल रही थी 2014 में, उस समय उतनी सीटें नहीं आई हरियाणा में। अब आती है जो इस लेकिन आज जब सड़कों पे मोदी जी को लेकर के लोग गालियां दे रहे हैं, उस सरकार को गालियां दे रहे हैं, उस सरकार को कोस रहे हैं, उस मुख्यमंत्री को कोस रहे हैं, इसके बावजूद उतनी सीटें आई कि 2 चुनाव वहां पे सरकार बना करके सरकार में काम किया उस पार्टी ने, उतनी सीटें नहीं आई थी। आप शुरू से ही
राजनीति से जुड़े हुए हैं, जी। समाज सेवी हैं। जी जी। क्या आपने कभी चुनाव में देखा है कि पुलिस प्रशासन जो है कि बंदूक की नोक के लोगों को भगाती हुई या फिर आईडी चेक करती हुई, लेकिन इस बार के चुनाव में ऐसा देखा गया है। हाँ इसके विषय में क्या हाँ कहना हाँ, चाहेंगे मैंने आप? देखा है। हम्म, मैंने देखा है नहीं, मैंने झेला है। हम्म, ये मेरे गांव की ही घटना है। हम्म, मैं ग्राम सभा सेवरायूं, जिला गाजीपुर, उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ। हम्म, और अपने गांव में एक उपचुनाव हुआ था, हम्म, जिस चुनाव में माननीय विधायक, हमारे भाजपा के विधायक श्री राम सिंहासन सिंह जी विजयी हुए थे। हम्म, उस समय की स्थिति ये थी कि हमारे गांव में 12 बजे रात तक हम्म, 40 और 50 घोड़े पे बैठ करके सिपाही दहशत पैदा कर रहे थे कि कोई न जाए। और जिस दिन चुनाव हुआ, कोई भी वैसा राजनीतिक व्यक्ति नहीं बचा था जो किसी भी पार्टी से संबद्ध हो, सिर्फ बीजेपी को छोड़ करके, जो वहां पे मारा न गया हो, पीटा न गया हो। पुलिस को राइट नहीं है उसका एविडेंस देखने का, लेकिन चूंकि आपको डिस्टर्ब करना है, आपको वहां से भगाना है, पुलिस ही वो काम कर रही है जो कि उसका काम नहीं है। लोगों को पीटा गया, दौड़ाया गया, मारा गया, महिलाओं तक खेदा, महिलाओं तक को नहीं वहां पर बख्शा गया था। ये मैं देखा हूं, अपने बूथ पे देखा हूं बंधु। हमारे सेवराई गांव के जितने लोग हैं, अगर मेरी आवाज को सुन रहे हैं, मेरी बात को सुनेंगे, तो इस चीज को साबित करेंगे कि मैं जो बोल रहा हूं वो गलत बोल रहा हूं कि सही बोल रहा हूं। हरियाणा तो दूर है, हरियाणा की तो बात दूर है, महाराष्ट्र की दूर की बात है, जहां हम देखे नहीं है, हम गए नहीं है। आप लोगों के माध्यम से जो दिख रहा है समाचारों में, उस माध्यम से हम लोग देख रहे हैं और समझ रहे हैं और जान रहे हैं। लेकिन जहां पे हम खुद मौजूद थे एक वोटर के रूप में, वहां स्थिति पैदा, वहां स्थिति ये थी। तो ये बीजेपी के शुरू से मैनिफेस्टो रहा है, काम उसका कुछ नहीं है, समाज में नफरत फैलाना उसका काम है। और नफरत के बदौलत सत्ता काबिज होना, सत्ता पे काबिज होना उनका एक एजेंडा है। यही इस सरकार की सबसे बड़ी। अच्छा, मैं अक्सर देख रहा हूं, एक पॉइंट मैं आपसे रखूंगा जरूर, कि जब भी कोई चुनाव आ रहा है तो सरकार जो है कि न कि रोजगार पे, युवाओं के लिए, गरीब जनता के लिए बात कर रही है। जहां भी मंच लग रहा है, जहां भी सभाएं लगाई जा रही हैं, वहां सिर्फ एक ही लगाया, यानी कि बटोगे तो कटोगे, एक हो तो सेफ हो। आखिर इसका क्या मतलब बनता है? मैं बार बार इस सवाल को उठाता हूं हमेशा। और आखिर ये शब्द क्यों आ रहा है? क्यों नहीं मंच भी ये कहा जा रहा है कि नहीं, हम युवा के साथ हैं, हम इतनी वैकेंसी निकालेंगे, इतने भर्ती करेंगे, ये विकास करेंगे। आखिर विकास पे चर्चाएं क्यों नहीं होती इस चुनाव में? इस मुद्दे पे पूरे देश में जनाक्रोश है, और इसी मुद्दे को ढकने के लिए, इस मुद्दे पे पर्दा डालने के लिए, इसलिए कि इस सरकार ने आज सेंटर में 10 वर्ष से ऊपर ये तीसरी सरकार चल रही है, और हमारे प्रदेश में इस पार्टी की दूसरी 10 सरकार चल रही है। और इनका सिर्फ एक ही एजेंडा है, काम नहीं करना है। काम जिसको करना होता, 10 वर्ष में 2 करोड़ नौकरी की ये बात करते थे, 15-15 लाख रुपया देने की बात करते थे। पहले तो वो ये इन सब मुद्दों को लेकर के जनता को भ्रमित किए, जनता आंदोलित थी। वो भी एक पुराना मुद्दा है, उसको मैं नहीं उधेड़ना चाहता हूँ। उसको भी आप जानते हैं कि साजिश के तहत ही कांग्रेस के खिलाफ इन लोगों ने जन आंदोलन किया था, जो अन्ना को खड़ा करके सामने। तो वो एक अलग मुद्दा है। तो ये इनकी साजिशें हैं। इनको न नौजवानों की चिंता है, न महिलाओं की चिंता है, न समाज की चिंता है। इनको चिंता सिर्फ इस बात की है कि सत्ता में हम किस तरह से हमेशा काबिज रहे, हमेशा मेरी सत्ता बनी रहे। अगर ऐसी सोच नहीं होती तो ये लोग दलील देते हैं कि ईवीएम तो कांग्रेस के समय में ही आई थी। सही बात है, वो तो कहते ही है कि ईवीएम कांग्रेस लाई, तो फिर अभी क्यों सवाल खड़ा कर रही है? हाँ, कहते हैं जरूर, लेकिन ये बात भूल जाते हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी खुद इस व्यवस्था पे जो है सवाल खड़ा किए थे, और ये खुद बोले थे कि मित्रों, जहां देश में नहीं विदेशों में पढ़े लिखे लोग भी बैलेट पेपर के ऊपर मुहर लगाते हैं, तो हमारे देश में तो बहुत सारे अनपढ़ हैं, यहाँ ईवीएम की क्या आवश्यकता है?
जबकि सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने जो ईवीएम लाने का काम किया था वो एक परीक्षण के तौर पर रखा गया था, और आज भी मुझे जहां तक जानकारी है कि आज भी उसी परीक्षण के दौर में ये चल रहा है, उसको हटाया नहीं गया है, सेटिस्फाइड नहीं किया गया है। उसी परीक्षण के दौर में आज भी ईवीएम से पूरे देश में चुनाव हो रहा है। आप देखे होंगे, आपके संज्ञान में होगा कि जब ईवीएम को देश में लागू करने की बात हुई तो पहले एक प्रदेश में किया गया, इसके बाद दूसरे प्रदेश में किया गया, तो वो परीक्षण का दौर चल रहा था कि इसका रिजल्ट कैसा आ रहा है। लेकिन आज जबकि पूरी दुनिया इससे किनारा कर रही है, ईवीएम बनाने वाली जो कंपनी थी उन्होंने दावा किया जापान का, वहां ईवीएम खत्म कर दिया गया, अमेरिका में ईवीएम खत्म कर दिया गया। सारे पश्चिम के देशों में ईवीएम से चुनाव नहीं होते। हमारे समझ से दुनिया में 2 या 3 देश है ऐसे जहां की ईवीएम से आज भी चुनाव हो रहे हैं, लेकिन वो भी बहुत जल्द ही उसको लाए हैं, और उसको जहां तक तो उम्मीद है कि वहां भी वो चीज खत्म हो जाएगी। लेकिन चूंकि यहाँ सत्ता में चोर लोग बैठे हैं और चोरी करना इनका काम है, और इनको सत्ता में बने रहने के लिए चोरी से ईवीएम सबसे बड़ा हथियार मिल गया है। होते तो जीतते कैसे? इसीलिए तो मैं बता रहा हूँ, चोर होते तो जीत कैसे? आज चोर के पास ही 3 बार से सरकार बनती चली जा रही है। 3 बार से सरकार बनती चली आ रही है। आप सन 17 में 14 में चुनाव हुआ, ये 14 में जीते थे, और 2017 में 1917 में नहीं 2017 में इस मुद्दे को मैंने उठाया था। आप मेरा टाइमलाइन उठा करके देख लीजिएगा, और उस समय से ही मैं ईवीएम के ऊपर जो है प्रश्न खड़ा कर रहा हूं, इसलिए जानता हूं कि इन लोगों का सबसे बड़ा। आप और जगहों पे आप लोगों की सीटें निकल जाती हैं, सपा की सीटें, बसपा की सीटें, तो ईवीएम खराब नहीं होता है वहाँ पे? बिल्कुल, वो एक तो फिर कैसे निकल जाती? वो एक व्यवस्था निकलना होता तो सारी सीटें निकलती। वो एक देखिए, चोर जो होता है, चोरी करता है तो छुपाने के लिए कुछ व्यवस्था भी अपनी रखता है, तो ये उनकी व्यवस्थाएं हैं। मैं पहले भी समाचार चैनल में इस बात को रख चुका हूं, परिणाम आने से पहले, चुनाव के बाद, कि आप देखिएगा, मैं पूरी तरह से घोषणा कर चुका था कि ये मेरी भविष्यवाणी है। हाँ, आपने बात को रखा था इस बात को। ये मेरी भविष्यवाणी है कि 2 स्टेट में चुनाव हो रहे हैं, महाराष्ट्र और झारखंड। आपने कहा था कि झारखंड छोड़ करके सरकार महाराष्ट्र में नजर, हमने कहा था कि दोनों जगह ये चुनाव हार रहे हैं, लेकिन झारखंड को ये लोग छोड़ देंगे, महाराष्ट्र में नजर गड़ाएंगे। महाराष्ट्र पे नजर गड़ा करके वो ऐन कैन प्रकरण चाहे जैसे भी हो वहां चुनाव जीतना है, इसलिए कि वहां अडानी का प्रोजेक्ट फंसा है, उसको पास करना है, उसको जो है पास करना है। इसलिए कि मालिक का नौकर जो है काम कर रहा है, तो मालिक का नौकर देश का मालिक है, और उस नौकर का मालिक कोई और है। अच्छा, एक देश चला रहे, वो नौकर काम कैसे कर सकते? वो नौकर का काम कर रहा है, इसलिए को बिक चुका है, बिका हुआ व्यक्ति हमारे देश का पीएम बना है। अच्छा, इतने भारत को पीएम है, ये प्रमाणित करता है। दर्जा दे रहे हैं। 2014 से पहले अडानी की क्या स्थिति थी दुनिया में? 100 नंबर से नीचे थे। प्रधानमंत्री जी ने उनको बढ़ावा दिया है। 100 नंबर से नीचे थे। आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप नहीं समझ रहे हैं। बढ़ोतरी किए हैं उनको, इसलिए किए हैं ताकि वो हमारा जो है वो काम करता रहे, मैं उनका काम करता रहूं। वो सत्ता बनाने के लिए पैसे का व्यवस्था करते रहे, और मैं उनको बढ़ाता रहूं, उनको पैसे कमाने के लिए प्रोजेक्टों का व्यवस्था करता रहूं। ये दोनों लोगों का छुपा हुआ अपना साठगांठ है, चल रहा है। क्यों नहीं वो गिरफ्तारी कर रहे हैं? आज अमेरिका ने उनके ऊपर अरेस्ट जो है वारंट जारी किया, जहाँ पे चर्चा नहीं हो रही है। कल लोकसभा में चर्चा से भाग गए। हमारे प्रधानमंत्री जी जब इस पे बात होने लगी तो वो अडानी पे चर्चा नहीं करना चाहते तो सदन छोड़ करके भाग गए। क्या मतलब है? आप सदन के मालिक हो, सारा सवाल आपसे हो रहा है, देश की सारी जिम्मेदारी आपकी है, जवाब कौन देगा? क्यों भाग रहे हो? 543 सांसदों के आप सबसे बड़े मुखिया हो, सबसे बड़े जिम्मेदार हो, सारे लोगों के सवालों का जवाब आपको देना है, और आप सदन छोड़ करके भाग रहे हैं।
क्या मतलब है इसका? अडानी पे एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। बचना चाहते हैं वो, बचना चाहते हैं इसलिए कि वो कमजोर नस्ल है उनकी। वो जानते हैं कि जब हम अडानी का नाम लेंगे तो फंसेंगे, और इसलिए अडानी को बचाया जा रहा। दावा करता हूं, आज भी मैं आपके चैनल के माध्यम से दावा करता हूं कि अडानी के ऊपर कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए नहीं होने वाला है कि अगर अडानी जेल में जाएगा तो हमारा प्रधानमंत्री जेल में जाएगा। वो फंसेंगे तो भी फंसेंगे। चोली दामन का रिश्ता है दोनों का। अच्छा, पूरी दुनिया इसको देख रही है। जो 110 नंबर 106 नंबर पे था 2014 से पहले, और एक समय ऐसा आया कि दुनिया का सबसे नंबर 1 वो बन गया, आज भी दूसरे और तीसरे नंबर पे लड़ रहा है। मेहनत नहीं कर रहे हैं वो। किस बात का मेहनत कर रहे हैं? मेहनत तो आप भी कर रहे हैं, मेहनत हम भी कर रहे हैं। कहाँ से प्रोजेक्ट ला रहे हैं? इस देश में बैठे हुए जितने भी व्यवसायी हैं क्या मेहनत नहीं कर रहे हैं? वही एक मेहनत, सबसे मेहनत कस हो गए। उनसे पहले अभी 5-7 साल पहले अंबानी पे उनका हाथ था, अंबानी बढ़ रहा था। ये भी मित्र हैं उनके भाई, ऐसे मत कहिए। हम कहा कर रहे हैं कि वो दुश्मन है, लेकिन खास मित्र में अडानी आ गए, अंबानी बैक हो गए मतलब पीछे। जो खर्चा पानी देता रहेगा वो उनका अच्छा मित्र बिल्कुल बिल्कुल, जहां से उनकी व्यवस्था चलेगी वही उनका अच्छा मित्र है। जहां से उनको सत्ता में बने रहने के लिए संसाधन उपलब्ध हो गए, जो कराएगा वही उनका सबसे बड़ा मित्र है। और व्यवसायी व्यापारी तो हमेशा ये सोचता है कि चाहे हम यहाँ 10 लाख रुपया खर्चा करें, उधर 10 करोड़ कमाए, तो 1 करोड़ भी वो खर्चा करने के लिए तैयार है अगर 10 करोड़ उसको मिल रहा है। व्यापारी का मतलब क्या हुआ? व्यापारी का यही तो मतलब है कि जो मैं पूंजी इन्वेस्ट करता हूँ उसमें अधिक से अधिक हमको लाभ मिले। कोई ऐसा व्यवसाय मिले जिसमें मैं अपना पूंजी इन्वेस्ट करूं और हमको अच्छा से अच्छा उसमें लाभ मिले। वो कर रहा है, वो अडानी कर रहा है। और उसके संरक्षक के रूप में हमारे प्रधानमंत्री महोदय बैठे हैं। चर्चा तक नहीं होगी, सहयोग करते ही रहेंगे। बिल्कुल सहयोग करते रहेंगे। लेकिन निश्चित तौर पे मैं आपको बता रहा हूं कि सरकारें बदलेगी, और सरकारें जब बदलेंगी तो इन लोगों की जगह कहां होगी अभी ये वक्त तय करेगा। चलिए, समय का इंतजार रहेगा। आपकी भी बातों को देखा जाएगा कि नहीं। आपने जो कहा है कि सरकार बदलेगी, वो समय कब आएगा वो तो अब देखना ही है, भविष्य के गर्भ में है। चलिए ठीक है। वैसे इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, जो भी जनता है संभल के बारे में आप क्या सोचते हैं, या फिर जो ईवीएम के लिए सवाल खड़े किए गए हैं, क्या जो ये संभल की जो घटना हुई, झांसी की जो घटना हुई, क्या चुनाव में हुए धांधली को लेकर के उसको धूमिल करने के लिए घटनाएं की गई, ऐसे आक्रोश फैलाए गए, आगजनी की गई? तो इसके विषय में थोड़ी सी कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा, अपनी राय रखिएगा। हम लोग विदा लेते हैं। नमस्कार। नमस्कार।